हेलो एंड वेलकम गाइस। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी या ये मशीन किस प्रिंसिपल पे या किस लॉ पे वर्क करती है। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है एरोप्लेन टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सुपर कंडक्टिविटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर बर्नौलीज थ्योरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बर्नौलीज थ्योरम, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता क्या है कि जो जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, तो जो एयर है वो दो हिस्सों में बंट जाती है। जो फास्ट मूविंग एयर होती है वो उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन जो नीचे वाली एयर है विच इज़ मूविंग स्लोली उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो नीचे का प्रेशर है ऊपर वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ता जाता है। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली वी कैन से कि जो एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी है वो बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है। सो राइट आंसर इज डी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर ईएम इंडक्शन भी बोलते हैं, ईएमआई। सो इट इज़ फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस कंडक्टर में क्या होता है, करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं हम उसको। तो यह है फेराडेज का लॉ। तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इंडक्शन। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्स में आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, जो कंप्यूटर्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। तो कंप्यूटर की जो बेसिक प्रिंसिपल पे जिस पे बेस होता है दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो राइट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्शंस आर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन या फिर थर्मोडायनेमिक्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हेयर द मीनिंग ऑफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिंपली जो करंट हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वो कैसे किया जा सकता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक हाइट से कहीं पे एक रिजर्वायर बनाया जाता है पानी का, और किसी हाइट पे, और वहाँ से पानी को नीचे गिराया जाता है। अब एज वी नो कि पानी को अगर हाइट पे स्टोर किया है तो वहाँ पे पानी के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। एंड जब इस एनर्जी से हम पानी को नीचे गिराएंगे और वो टर्बाइंस पे गिरेगा, एंड देन इट विल मूव द जनरेटर्स, एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी में वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी। सो बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सोनार इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो जो सोनार होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस होता है या किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ऑप्शन जो सी होगा दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सोनार, तो जो सोनार है उसकी एक जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये आपने याद रखना है, सोनार की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी एग्जाम में आ सकती है। तो इट इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब होता क्या है कि एक इसमें एक हमारे पास होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को एमिट करता है, एंड
रिसीवर भी आई थिंक ऑन द वन साइड इसी पे होता है, और जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स किसी दूर जाके किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करती हैं देन वो वहाँ से वापस आके और जो हमारा रिसीवर है वो उसको ऑब्टेन करता है। तो इससे एक्चुअली होता क्या है, जो हम बैट होते हैं वो इसका यूज़ करके अपने प्रे को ढूंढते हैं, एंड जो हमारे शिप वगैरह होते हैं वो पानी की जो गहराई है उसका पता लगाते हैं शिप में जो सोनार लगा होता है, या फिर उसकी पता लगाने के लिए या फिर अपनी डायरेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सोनार इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल विच इज़ नेम्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का वो सही उत्तर होगा, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ रेडियो इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो जो रेडियो है, जो हम सुनते हैं रेडियो, वो किस प्रिंसिपल पे बेस है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर कोई एग्जांपल देखें तो सनलाइट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इतना आप याद रख सकते हैं ईएम वेव के बारे में। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ऑल्सो विच इज यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूजेस ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। तो बेसिकली उस प्रिंसिपल का हमें नाम बताना है एज जैसे कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्यूज़न, एक होता है फिशन। फ्यूज़न में मीन्स व्हेन लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई, एंड फिशन का मतलब उल्टा है कि जब एक बिगर न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, टूटता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें एक एनर्जी का यूज़ किया जाता है। वो एनर्जी कहाँ से ली जाती है? दैट एनर्जी गेट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब वो ब्रेक होके न्यूक्लियर फिजन में उसमें होती है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसको यूज़ किया जाता है फर्दर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियर फिशन। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज रॉकेट प्रोपल्शन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। रॉकेट हवा में उड़ता सबने देखा है, और वो भी एक प्रिंसिपल पे ऑब्वियसली काम करता है। उस प्रिंसिपल का हमें नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्मोडायनेमिक्स, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। तो हम ऑप्शन लगाएंगे बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एज वी नो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। ये आप सब ने जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने डेफिनेटली पढ़ रखे होंगे। एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी लॉज ऑफ मोशन में भी मोमेंटम का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, तो दोनों ऑप्शन इसके आंसर हो सकते हैं। सो इसी के साथ चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सुपर कंडक्टर्स वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। सो सुपर कंडक्टर मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से भी ज़्यादा होती है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये जो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं दैट प्रिंसिपल नेम इज़ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ स्टीम इंजन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। जो स्टीम इंजन होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें भी अगर एक और प्रिसाइज नाम लिया जाए तो कार्नोट साइकिल, कार्नोट हीट इंजन आपने पढ़ रखा होगा अगर कोई यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो उसी प्रिंसिपल पे या उसी साइकिल पे ये बेस है स्टीम इंजन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो जो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे, जितनी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज जेसीबी वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो आई होप कि सबने पास्कल लॉ के बारे में सुना होगा। तो जो जेसीबी है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। जेसीबी भी सबने देखी होगी,
ठीक है। बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पे जो मैन फोर्स है वो भी काम इजीली नहीं किया जा सकता, वो भी जो जेसीबी के हेल्प से हम वो काम हर एक काम इजीली कर सकते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली, कि अगर कोई हमारे पास कंटेनर है उसमें हमने लिक्विड इनक्लोज किया है और उस लिक्विड पे कहीं एक तरफ से अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स सारी की सारी वैसी की वैसी उस लिक्विड के हर एक पार्ट पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे कि हम कम फोर्स का यूज़ करके दूसरी तरफ ज़्यादा फोर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है हमारी जेसीबी भी, हाइड्रोलिक्स बेसिकली। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मिलेंगे किसी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।